हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में, कॉमर्स जैसे स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की क्या जरूरत है। देन इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने अंडरस्टैंड किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। साथ में देखेंगे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट, इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जल्दी से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से। चलिए, सो सबसे पहले तो यहां पर हम एक प्रॉपर एक डायग्राम बनाकर बता देना चाहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, अगर वो अवेलेबल ना हो या फिर जो मैं कंपोनेंट्स बताने जा रहा हूं उनमें से अगर एक भी कंपोनेंट अगर मिस हुआ ना तो इकोनॉमी ऑपरेट नहीं हो पाएगी। वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अमेरिका है, टोटल 3 कंपोनेंट हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिस हुआ ना तो वो इकोनॉमी स्मूथली ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो वो कौन से हैं कंपोनेंट्स? फर्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन। सेकंड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट हमारे पास आता है कंजम्पशन। ये जो 3 है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन कंपोनेंट्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये 3 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, और इनमें से अगर कोई भी एक कंपोनेंट मिस हुआ तो इकोनॉमी ऑपरेट करना ही बंद हो जाएगी, स्मूथनेस ऑफ इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सेक्टर इकोनॉमी का एक ऐसा मेजर सेक्टर है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और वो गुड्स और सर्विसेज फाइनली कंज्यूमर सेक्टर कंज्यूम करता है। प्रोडक्शन सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, ये 2 मेन सेक्टर हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है, कंज्यूमर सेक्टर कंजम्पशन करता है। और देखो, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कुछ ऐसी आइटम्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज की जा सके गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर या फिर कह लीजिए प्रोड्यूस करने के लिए। सो कौन कौन सी चीजें चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए लैंड, वो जमीन जिसके ऊपर हमारी बिल्डिंग होगी और जिसके ऊपर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सेकंड हमें चाहिए लेबर। देन इसके बाद लेबर क्यों चाहिए? क्योंकि वर्कर्स ही करेंगे, ऑनर अकेला थोड़ी कर पाएगा सारा काम, सो वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेबर। देन कैपिटल, कैपिटल का मतलब एक इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में पैसा, चाहे वो हम अपना खुद का पैसा लगाएं, चाहे किसी से लोन लेके हम अपने बिजनेस में पैसा लगाएं, लेकिन फाइनेंस की जरूरत तो होती ही होती है। इसके बाद एक एंटरप्रेन्योर, जिसको आप एंटरप्रेन्योर भी कहते हो, यानी एक बिजनेसमैन, एक मैनेजर जो बिजनेस को चलाएगा। तो ये हमारे पास है फर्स्ट फेज दैट इज प्रोडक्शन, फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट एक्टिविटी। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए। लेकिन अब आप खुद सोचो, क्या ये सारी चीजें एक प्रोड्यूसर को फ्री में मिलेंगी? नहीं, एक प्रोड्यूसर सेक्टर को, एक बिजनेसमैन को ये फ्री में कभी नहीं मिल सकती। इसके बदले में कोई ना कोई पेमेंट तो उनको करनी ही पड़ती है। सो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक सेकेंड फेज है जहां पर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। जितनी चीजें प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज की एज अ फैक्टर
सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसकी पेमेंट की जाती है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए वो पेमेंट हो गई जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनको डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, यानी इनको इनकी पेमेंट्स की जाती हैं। सो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पेमेंट्स बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। अब क्या क्या पे किया जाता है, लैंड के बदले में ऑब्वियसली रेंट दिया जाएगा, लेबर के बदले में वेजेस या फिर सैलरीज दी जाएंगी, कैपिटल अगर लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और लास्ट अगर एंटरप्रेन्योर है, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको क्या मिलेगा बदले में, प्रॉफिट। फाइनली जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जब हमारा ये सेकंड फेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद थर्ड कंपोनेंट की एंट्री होती है, थर्ड फेज की एंट्री होती है। प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोडक्शन कर ली, बदले में उन्होंने इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब जिन जिन लोगों को इनकम मिली है वो सब इसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हर पर्सन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उस बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो मार्केट में जाते हैं, गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। सो जो पैसा प्रोड्यूसर सेक्टर ने डिस्ट्रीब्यूट किया हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर उसी पैसे को आगे फिर से कंज्यूम करेगा। सो कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी कहां से, ऑब्वियसली ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो कंज्यूमर्स जो हैं वो किससे लेंगे, प्रोड्यूसर से। यानी ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा, फिर प्रोडक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी इनकम की, इनकम जिनके पास आएगी वो उसी इनकम को दोबारा प्रोड्यूसर सेक्टर को पे कर देंगे फॉर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट, एक भी एलिमेंट, एक भी एक्टिविटी अगर कम हो गई तो इकोनॉमी का ये जो सर्कल है वो बंद हो जाएगा। चलिए अब आपको इकोनॉमी का एक सर्कल जो है वो समझ आ चुका है। अब हम फाइनली देख लेते हैं कंपोनेंट्स। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ओवरऑल हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन सबसे पहला कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है, क्योंकि आपको पता है ना, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड आर वांट्स एंड आर रिसोर्सेज आर हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसके कारण एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या सिर्फ मेरे लिए है, क्या सिर्फ आपके लिए है, नहीं, ये सभी के लिए एग्जिस्ट करती है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। सो पहला कंपोनेंट क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्रोडक्शन करना। लेकिन प्रोडक्शन आंख बंद करके तो नहीं ना की जा सकती। प्रोडक्शन करने से पहले एक प्रोड्यूसर सेक्टर को बहुत सारी चॉइसेस करनी पड़ती हैं, जैसे किसके लिए प्रोडक्शन की जाए, कौन से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जाए, कितनी क्वांटिटी में की जाए। क्योंकि अगर बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर दिया ना और वो मार्केट में नहीं बिका, तो रिसोर्सेज जो थे वो टोटली वेस्ट हो जाएंगे, और रिसोर्सेज तो हमारे पहले ही लिमिटेड है, और अगर वो भी वेस्ट हो गए तो दिक्कत। सो प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला कंपोनेंट है, जो क्या कहता है, इसमें हमें डिसीजन लेने होते हैं किस चीज के रिगार्डिंग, वो वांट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर चूजेस। हमें ये पता चलता है इससे कि प्रोड्यूसर्स कैसे चूज करते हैं, उनको चॉइस करनी पड़ती है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ वाइड चॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसको चूज करना पड़ता है, मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊं या ये वाला, मार्केट में कौन सा बिकेगा, विद रेफरेंस टू प्राइस ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, ये ध्यान रखते हुए प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन के डिसीजन लेने होते हैं। यानी इन शॉर्ट, प्रोडक्शन इज द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोडक्शन एक ऐसा कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करता है, विच फोकस over the allocation of limited resources
by the producer to choose the best alternative and maximize their benefit. इस बिहेवियर में हम क्या पता लगाते हैं? हम पता लगाते हैं कि एक प्रोड्यूसर कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करता है मतलब यूज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। सो इसीलिए हम इसको प्रोडक्शन थ्योरी भी कहते हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी फैक्टर्स हमने प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किए उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब इसमें भी क्या दिक्कत आती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री में अवेलेबल नहीं होते, वो प्राइसेस चार्ज करते हैं। जो लैंड है वो रेंट मांगता है, जो लेबर है वो वेजेस मांगती हैं, जो कैपिटल है वो इंटरेस्ट मांगता है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रॉफिट मांगता है। तो क्योंकि ये सारे सोर्सेस फ्री में अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक प्रोड्यूसर सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले इनकी सिलेक्शन में भी चॉइस करनी पड़ती है कि हम कौन सा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट करें जिससे हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में एक प्रोड्यूसर सेक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपनी प्रोडक्शन करने के लिए सिलेक्शन कैसे करे और फिर बाद में इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे। सो डिस्ट्रीब्यूशन is the study which focused over how income is distributed in an economy. एक इकोनॉमी में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, ये उसके बारे में हमें डिटेल्स शेयर करता है। इट ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है कंजम्पशन। अब बिना कंजम्पशन के तो हम जिंदा नहीं रह सकते भाई, कुछ ना कुछ तो हमें कंज्यूम करना पड़ेगा ना। तो अपने कंजम्पशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमें इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसी को आगे यूज करके प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के बदले में। तो क्या यहां पर एक कंज्यूमर बिना सोचे समझे आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर ले? ऑब्वियसली नॉट। एक कंज्यूमर को भी अपना सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना होता है, उसको देखना होता है मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं जो कि लिमिटेड है। फिर उसको देखना होता है कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए जिससे मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेता है कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी में, कौन से प्राइस पे, कब करना है, कौन सी मार्केट से करना है। सो इसको हम कंज्यूमर थ्योरी भी कहते हैं। इससे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सो वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर decides or how the consumer behave in respect of limited resources of income with unlimited wants। मतलब एक कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है जब उसको पता है कि मेरी इनकम लिमिटेड है और मेरी जो मीन्स हैं लिमिटेड होने के बाद मेरी जरूरतें अनंत है, ना खत्म होने वाली जरूरतें हैं, तो वो उसको कैसे पूरा करेगा, ये उसके बारे में डिटेल्स शेयर करता। चलिए, ये हमारे पास हो गए कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 12th क्लास में आएगी, लेकिन इसके कंपोनेंट्स हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। इतना तो आपको पता ही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बट एट हायर लेवल, लार्जर लेवल। इसका मतलब इसके कंपोनेंट्स भी थोड़ी बड़े लेवल की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जैसे नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना। ये इन सब चीजों के बारे में बात की जाएगी इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी ये पहला कंपोनेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल इंडिया में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए और कितना है, कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। सेकंड हमारे पास है थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कब आती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। इकोनॉमी में डिफ्लेशन कब आती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इन्फ्लेशन मतलब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस का बढ़ते रहना और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट के प्राइसेस के कम होते रहना, इकोनॉमी का डिप्रेशन में चले जाना, इकोनॉमी का कंगाल हो जाना। तो दोनों ही वर्स्ट सिचुएशंस है, बेकार है। इनको कैसे इंप्रूव करना है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है। नेक्स्ट
थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या फिर एक ऐसा कंपोनेंट है जो ये कहता है कि एक बार मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम किसी की इनकम को इफेक्ट कर सकती है। तो कितने गुना एक इन्वेस्टमेंट कितने गुना किसी की इनकम को इफेक्ट कर सकती है, मार्केट में इनकम के फ्लो को, मनी के फ्लो को कितना बढ़ा सकती है, हम यहां पर वो स्टडी करते हैं। तो ये बड़े लेवल की बातें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप 12th में पढ़ोगे। नेक्स्ट है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज कौन सी होती हैं? जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन सी होती हैं? जो मनी के रिगार्डिंग होती है और इसको सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का आरबीआई वो डिसाइड करता है। तो ये भी बड़े लेवल की है। देन मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई हो रही है, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कैसे वर्क करता है, कैसे मार्केट में बिना नोट छापे मनी की सप्लाई को बढ़ाया और कम किया जा सकता है, ये उसके बारे में डिस्कस करता है। और लास्ट हमारे पास है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट आने वाले साल में जितने खर्चे हो सकते हैं, जितनी इनकम्स गवर्नमेंट को मिल सकती हैं, उसका एक एस्टिमेटेड फिगर बता देती है कि आने वाले साल में हमें इतना सोर्स ऑफ इनकम आएगा जिसमें से हम इतना इतना खर्चा करेंगे। प्रॉपर एक साल का प्लान बना लेती है जो कि सिर्फ एस्टिमेटेड होता है, रियलिटी नहीं होता। लास्ट है एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। एक्सचेंज रेट मतलब एक यूएस डॉलर के बदले में हमें कितने रुपीस सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कब ये ज्यादा हो जाए, कब ये कम हो जाए, कब इसको कंट्रोल करना पड़े, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब एक्सचेंज रेट में आता है। और बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हम इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं है, मतलब हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर कंट्री किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी रिसोर्स के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इंडिया ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, है ना, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, उसका डिफरेंस। सो ये सब कंपोनेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर हम ओवरऑल अब डिफरेंस देखें माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। माइक्रो डील्स विद द स्मॉल प्रॉब्लम, मैक्रो डील्स विद द लार्जर प्रॉब्लम। इंडिविजुअल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स एट एग्रीगेट, इंडिविजुअल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द होल इकोनॉमी। एग्जांपल सिंगल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। यानी छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। एग्रीगेट्स हम दोनों में स्टडी करते हैं, मतलब ये नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम टोटल स्टडी करते हैं, माइक्रो में भी टोटल स्टडी होती है लेकिन छोटे लेवल पे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मान लो हम 5 मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, मार्केट ए, बी, सी, डी, ई, तो छोटे लेवल की है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेट आते हैं, हम 5 अलग अलग कंट्रीज की स्टडी कर रहे हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, तो इसमें भी हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं, यानी प्लस करके स्टडी कर सकते हैं। इसमें भी हम प्लस करके स्टडी कर सकते हैं, बस लेवल ऑफ स्टडी छोटा और बड़ा हो जाता है। सो यहां पर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जबकि यहां पर हम एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करते हैं। नेक्स्ट, इट इज कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज एट स्मॉलर लेवल। छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वहीं तक ये सीमित होता है, यहां पर हम बड़े लेवल की प्रॉब्लम को भी स्टडी कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो की एग्जांपल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, इसमें एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल मतलब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इन द होल इकोनॉमी। देन नेशनल इनकम मतलब पूरी इकोनॉमी की टोटल इनकम कितनी है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? सबसे पहले अगर हम साइंस देखें, साइंस क्या होता है? साइंस बेसिकली एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कॉज और इफेक्टिव रीजन के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। साइंस में लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं।
साइंस में बहुत सारे लॉज होते हैं जिसको मेजर किया जाता है, बहुत सारी मेथोडोलॉजीज होती हैं, और साइंस यूज की जाती है फोरकास्ट करने के लिए भी, रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो क्या इकोनॉमिक्स में भी ये सारी चीजें होती हैं जो मैंने अभी साइंस में बताई? अगर तो होती हैं तो इकोनॉमिक्स इज साइंस, अदरवाइज इकोनॉमिक्स इज नॉट साइंस। चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए कि साइंस क्या होता है। व्हाट इज द साइंस? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि साइंस के ऊपर तरह तरह की बुक्स वगैरह लिखी गई हैं जिसको रीड करके नॉलेज शेयर की जाती है। इसकी जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं। ऑब्वियसली हैं, साइंस की नॉलेज हम बुक से ही तो लेते हैं। देन साइंस डिस्क्राइब्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ काम करता है। कॉज का मतलब क्या कारण है कि ये करना पड़ा, और ये करने से रिजल्ट क्या आएगा, इफेक्ट यानी रिजल्ट क्या आएगा, वो हमें साइंस बताता है। देन इट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। इसमें जो भी चीजें हैं वैल्यू टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर की जाती हैं। इसकी अपनी खुद की मेथोडोलॉजी होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट करने के लिए, और साइंस को हम यूज करते हैं फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए भी। अब क्या ये सेम फीचर इकोनॉमिक्स में भी अवेलेबल है? तो यस, जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए ये इकोनॉमिक्स में अवेलेबल हैं। जैसे फर्स्ट, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिमिलरली इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी तो बुक्स आती हैं जो भी आप पढ़ रहे हो, माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, है ना, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारी इकोनॉमिक्स की बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं जिससे हमें नॉलेज मिलती है। सेकंड, जैसे साइंस में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये करेंगे तो ये होगा। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी प्रोडक्ट का तो कस्टमर उसकी डिमांड कम कर देगा। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस। तो ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होनी ही होनी है। नेक्स्ट, साइंस में हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम टर्म्स मनी वैल्यू में रिकॉर्ड की जाती हैं। जब हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं साइंस में या फिर इकोनॉमिक्स में, हम मनी टर्म की वैल्यू को ही यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। देन साइंस की तरह इकोनॉमिक्स की भी अपनी मेथोडोलॉजी है। दो मेथड हैं इकोनॉमिक्स के, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। हालांकि ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है। इंडक्टिव मेथोडोलॉजी एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो एजम्पशन के ऊपर बेस्ड नहीं होती, जो एक्चुअल रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। जो एक्चुअल इकोनॉमी में चल रहा है ना, ये उसके बारे में डिस्कशन करती है, उसको ऑब्जर्व करती है और जजमेंट देती है। जबकि डिडक्टिव मेथोडोलॉजी इकोनॉमिक्स की एक ऐसी मेथोडोलॉजी होती है जो पहले एजम्पशंस बनाती है, उस एजम्पशंस के बेस ऊपर स्टडी कंडक्ट करती है और फिर कंक्लूजन देती है। सो डिडक्टिव एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है, इंडक्टिव एजम्पशंस नहीं, एक्चुअल रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। और लास्ट फीचर, साइंस की तरह इकोनॉमिक्स भी फोरकास्टिंग करती है। इकोनॉमिक्स में हम ट्रेंड लाइन ग्राफ्स बनाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि आने वाले टाइम में हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स है इकोनॉमिक्स में जो फ्यूचर को फोरकास्ट करती हैं साइंस की तरह। नेक्स्ट, क्या हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक परफेक्ट साइंस है? नॉट एट ऑल। साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह हार्ड एंड रूल्स वाली साइंस नहीं है। क्यों साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है? क्यों? रीजन नंबर 1, इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म ओपिनियंस और जजमेंट। अब साइंस में देखो, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो भी लॉ बनाए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और वेरिफिकेशंस की हैं, वो सब सेम आई हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में हर इकोनॉमिस्ट की जजमेंट चेंज हो जाती है। कोई किसी चीज को सही मानता है, कोई किसी चीज को गलत मानता है। कोई कहता है सेविंग्स करना अच्छी बात है, कोई कहता है सेविंग्स करना अच्छी बात नहीं है। सेकंड, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इज अप्लाइड ऑन ह्यूमन बिहेवियर विच इज अनप्रेडिक्टेबल। अब देखो, साइंस का रिजल्ट तो हमेशा ही प्रिडिक्टेबल होता है, वेरीफाइएबल होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स का रिजल्ट हमेशा वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा सेम नहीं आता। क्यों सेम नहीं आता?
क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है, और ह्यूमन बिहेवियर तो आपको पता है ना, चेंज होता रहता है। दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक करेक्ट प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस साइंस में की जाती है, उसमें करेक्ट भी होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रिडिक्शंस हमेशा ही सही नहीं होती, अलग अलग हो सकती हैं। जजमेंट वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, एजम्पशंस चेंज हो जाती हैं, जिसके कारण प्रिडिक्शन की वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा इकोनॉमिक्स साइंस तो है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्या इकोनॉमिक्स आर्ट भी है? वैसे आर्ट होता क्या है? आर्ट के 3 फीचर है। आर्ट एक अंदर की कला होती है, एक इंसान की कला होती है, जिसको वो पहले थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करता है, फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। जैसे सिंगिंग, पहले थ्योरेटिकल नॉलेज सारे गामा की नॉलेज ली जाती है, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, गाया जाता है। सो आर्ट है क्या? आर्ट, इट इज रेफर्ड एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी जो भी आप थ्योरी नॉलेज लेते हो ना, जब आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करते हो तो उसको आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं। इसके 3 फीचर्स हैं। फर्स्ट, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेबल, मतलब थ्योरी को लर्न करके उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, उसको हम आर्ट कहते हैं। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड इन नेचर। पर्सनलाइज्ड इन नेचर का मतलब है सभी को आर्ट के रिगार्डिंग नॉलेज सेम मिलती है, लेकिन उनकी एप्लीकेबिलिटी अलग होती है, इस्तेमाल हर कोई अपने ढंग से करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वीडियो सभी के लिए सेम बन रही है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको सेम कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रैक्टिकेबिलिटी अलग शो करोगे, अलग ढंग से लिखोगे, अलग ढंग से समझोगे। सो सिंगिंग भी ऐसे ही है, सबके लिए नोट्स सेम होते हैं, सारे गामा सभी के लिए सेम है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करता है, ट्यूनिंग कैसे करता है अपने आप को, वो अलग हो जाता है। सो आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड नेचर, देन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट आपकी उतनी ज्यादा अच्छे से निखरती जाएगी जितनी ज्यादा आप उसमें अपना टाइम स्पेंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्रिएटिविटी लेके आओगे। तो क्या ये 3 फीचर्स इकोनॉमिक्स में भी अवेलेबल है? यस, इकोनॉमिक्स में भी अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स में अभी आप थ्योरी नॉलेज ले रहे हो, बाद में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। सेकंड, पर्सनलाइज्ड इन नेचर। ऑब्वियसली जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन सब ने अपनी अपनी अलग जजमेंट दी है, अपनी अपनी अलग राय दी है। सो दैट इज वाई जो इकोनॉमिक्स है वो पर्सनलाइज्ड इन नेचर है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर कोई अपनी जजमेंट देता है। और लास्ट, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आपके जो इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट्स हैं, आपकी जो जजमेंट है, आपके जो ओपिनियंस हैं, वो और ज्यादा निखरते जाएंगे, आपको इकोनॉमिक्स और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग और समझ आने लगेगी जितना ज्यादा आप उसको फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे और क्रिएटिविटी के साथ सामने आओगे। सो यस, वी कैन से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा, इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है एक्चुअल रियलिटी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसमें एजम्पशंस नहीं ज्यादा होती, जिसमें एक्चुअल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ जो इकोनॉमी में एक्चुअली चल रहा है उसके ऊपर रियलिटीज, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कमेंट किया जाता है। जबकि नॉर्मेटिव साइंस नाम की ही साइंस, नाम की ही इकोनॉमिक्स है। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, एग्जाम में पॉजिटिव साइंस का मतलब है एक्चुअल रियलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूज, फिगर्स, और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है नॉर्मेटिव, नाम की ही इकोनॉमिक्स है, इसमें रियलिटी जैसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है रियलिटी नहीं है, ये वैल्यू बेस्ड है, जजमेंट बेस्ड है, एजम्पशन बेस्ड है, एक्चुअल रियलिटी की बात नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, तो ये रियलिटी है, जब प्रोडक्ट महंगे होते हैं तो कस्टमर अपना परचेजेस कम कर देते हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और अगर मैं कहूं आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम कर देने चाहिए, ये मूवी बैन कर देनी चाहिए, तो ये मैं सजेशंस दे रहा हूं, ये होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी जस्ट वैल्यूज, जस्ट जजमेंट, नॉट द एक्चुअल रियलिटी, फैक्ट फिगर्स की बात ही ना करना, सिर्फ सजेशंस देना, उसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या फिर नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं।
सो इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, साइंस भी है। साइंस में ये पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का मतलब ये नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ऐसे इकोनॉमिक्स जो रियलिटीज को चेक करती है, एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर ही बात करती है, तुक्का नहीं लगाती, सजेशन नहीं देती। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है जो तुक्के लगाती है, जजमेंट्स देती है, वैल्यू बेस्ड है, एजम्पशन बेस्ड है, और जो एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सजेशंस देती है। ऐसा कर लो, ऐसा किया जा सकता था, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। दैट इज सो पॉजिटिव साइंस। अ पॉजिटिव साइंस एनालिसिस cause and effect relationship between variables but it does not pay any value judgment। तो ये जजमेंट्स नहीं देती है, ये एक्चुअल रियलिटी की बात करती है। जो फैक्ट्स, जो एक्चुअल एविडेंस होते हैं स्टडी के रिगार्डिंग, ये उन्हीं को ऑब्जर्व करके फाइनल अपना कमेंट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइस, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज नेगेटिव। इन दोनों के बीच में रिलेशन नेगेटिव होता है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड तो कम होनी ही होनी है। ऐसे ही नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है जस्ट बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, एक्चुअल रियलिटी फैक्ट फिगर्स को इग्नोर कर देती है, एजम्पशंस बेस्ड होती है और सजेशंस देती है। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, बेस्ड ऑन जजमेंट, रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होती। टैक्सेस शुड बी रिड्यूसेस, हमें टैक्स कम कर देना चाहिए। टैक्स अगर कम होंगे तो प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्राइसेस कम होंगे तो कस्टमर और ज्यादा परचेज करने आएंगे। तो ये शुड, जो सजेशन है, जो शुड है, ये नॉर्मेटिव साइंस की तरह काम करता है। सो यहां पर हमारा लेक्चर हो जाता है फिनिश। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हाल फिलहाल में ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। सो एक बार ये बेसिक टर्म्स देख लीजिए। इनमें से अगर कोई भी टर्म में आपको डाउट है तो लेक्चर को रिवाइंड या पिछला लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो कमेंट में बता दीजिए, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर बनता है, जरूर कर दीजिएगा।